हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज बरखा मैम, योर एपटेक गुरु। और आज क्लास 11th कंप्यूटर साइंस बुक कोड 083 का चैप्टर 7 का नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसका नाम है मॉड्यूल। तो भाई, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में बिल्ट इन फंक्शंस के बारे में तो हमने डिस्कस कर लिया था कि पाइथन में कुछ स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज होती हैं जिसमें बिल्ट इन फंक्शंस का अपना रोल होता है। आज के इस सेशन में जानेंगे मॉड्यूल्स का क्या मतलब होता है, क्योंकि जैसे बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं ना, उसी तरीके से पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में कुछ नंबर ऑफ मॉड्यूल्स भी होते हैं। Okay, so the Python standard library also consists of number of modules. While a function is grouping of instructions, a module is a grouping of functions. याद रखना कि जहां पे functions की बात की जाती है तो functions group of instructions से मिलकर बनते हैं, वहीं module group of functions से मिलकर बनते हैं। तो ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि यदि मैं बात कर रही हूं किसकी, यदि मैं बात कर रही हूं किसी फंक्शन की, तो फंक्शन इज अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस और ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे कि फंक्शन क्या है, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस। और वही ग्रुप ऑफ फंक्शंस की बात करें तो इससे मिलकर बन जाता है एक मॉड्यूल। ओके, और ये जो सारी चीजें हैं ये स्टोर कहाँ होती है, ये स्टोर होती है कुछ पाइथन की स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज में। ओके, तो इतना अच्छे से क्लियर हो गया है। तो अभी हमने बिल्ट इन फंक्शंस के बारे में तो पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे आज के सेशन में मॉड्यूल्स के बारे में कि एक्चुअली ये मॉड्यूल्स होते क्या हैं, कितने टाइप के होते हैं, कैसे काम करते हैं, इनको किस तरीके से प्रोग्रामिंग में यूज किया जाता है। ओके, चलिए कंटिन्यू करते हैं। As we know that when a program grows, function is used to simplify the code and to avoid repetition. For a complex problem, it may not be feasible to manage the code in one single file. So then the program is divided into different parts under different levels called modules. तो याद रखो, ये हो गई modules की need कि why we need modules in programming language. जैसे हमको पता है कि जैसे जैसे प्रोग्राम आपका बढ़ता जाता है तो आपको यहाँ पे अपने प्रोग्राम में रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए फंक्शंस का यूज करना पड़ता है ना, कि लेस नंबर ऑफ कोड में आप फंक्शंस बना लो, फंक्शंस को कॉल कर लो, तो उसके अकॉर्डिंग आपका कोड भी कम होता है, टाइम भी कम लगता है। बट जब कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है तो यहां पर उस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को हमें क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है। तो इट मे नॉट बी फीजिबल टू मैनेज द कोड इन वन सिंगल फाइल ना, तो यहाँ पे एक सिंगल फाइल में उस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के कोड को मैनेज करना फिजिबल नहीं होता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने प्रोग्राम को ना डिफरेंट पार्ट्स में, डिफरेंट लेवल्स में डिवाइड कर लेते हैं, एंड दैट लेवल्स और दैट पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम इज नोन एज मॉड्यूल्स। ओके, तो ये मॉड्यूल्स की डेफिनेशन है, उसकी जरूरत है, एंड होपफुली आपको ये समझ में आया। ऑल्सो सपोज वी हैव क्रिएटेड सम फंक्शंस इन अ प्रोग्राम एंड वी वांट टू रीयूज देम इन अनदर प्रोग्राम, सो इन दैट केस वी कैन सेव दोज फंक्शंस अंडर अ मॉड्यूल एंड रीयूज देम। तो होपफुली आपको ये भी समझ में आया अच्छे से। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप कुछ फंक्शंस को क्रिएट करते हो प्रोग्राम में और इन्हीं फंक्शंस को आप जब रीयूज करना चाहते हो अगेन एंड अगेन, या किसी और प्रोग्राम में, किसी दूसरे प्रोग्राम में आप किसी एक फंक्शन को यूज करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे उसे मॉड्यूल में क्रिएट कर सकते हो, मॉड्यूल में सेव कर सकते हो। और फिर क्या करना है, आप कोई सा भी प्रोग्राम बनाओ, किसी भी पर्टिकुलर फाइल में आप कैसा भी प्रोग्राम बनाओगे, वहां बस इस मॉड्यूल को आपको रीयूज करना होगा। क्लियर हुआ कि एक फाइल आपने बनाई, सपोज आपने यहाँ पर क्या बनाया, यहाँ पर आपने एक फाइल बनाई, पाइथन की फाइल बनाई, ठीक है, इसमें ना कोई सम नाम का फंक्शन आपने कॉल कर लिया। अब दूसरी फाइल में आप जब इस फंक्शन को यूज करना चाहते हो तो भाई वो फंक्शन यहाँ यूज नहीं होगा। बाय, क्योंकि ये जो फंक्शन है इसका स्कोप सिर्फ इसी फाइल के लिए। तो जब आप इसको दूसरी फाइल में यूज करना चाहते हो तब हम इन फंक्शंस को कहाँ स्टोर कर देंगे, तब इन फंक्शंस को हम स्टोर करेंगे कहाँ पर, मॉड्यूल में। तो आपको फिर मॉड्यूल को यहाँ पे क्या करना होगा, इंपोर्ट करना होगा। तो एक बार जब आप मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लोगे ना, तो उसके बाद में आप किसी भी फाइल में किसी भी फंक्शन को उस मॉड्यूल के यूज कर पाओगे, है ना। अब ये कैसे, वो अभी हम देखते हैं। क्लियर, सो इन दैट केस we can save those functions under a module and reuse them. A module is created as a python.py file containing a collection of functions definition. तो यहाँ पे जो फाइल आप बनाओगे जिसमें आप फंक्शंस को स्टोर करोगे ना, वो .py एक्सटेंशन के साथ में सेव होगी। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। जैसे आप कोई फाइल बनाते हो उसको .py से सेव करते हो, बिल्कुल वैसी मॉड्यूल भी .py एक्सटेंशन से ही सेव होते हैं, जिसमें बहुत सारे फंक्शंस को आप डिफाइन कर देते हो जो एक मॉड्यूल परफॉर्म करता है। क्लियर, तो यहाँ पे ये मॉड्यूल के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट सी लाइंस लिखी हुई है। एक ये .py वाली लाइन है और एक यहाँ पर ये वाली लाइन है जिस मॉड्यूल को आप रीयूज कर सकते हो, इसके अंदर बहुत सारे फंक्शन को स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ लाइंस है जो इंपॉर्टेंट है, जो आपसे एमसीक्यूज के फॉर्मेट में भी पूछी जाती है। क्लियर, कंटिन्यू करते हैं। टू यूज अ मॉड्यूल, अब इन मॉड्यूल्स को यदि यूज करना है आपको, सो वी नीड टू इंपोर्ट द मॉड्यूल। जैसे मैंने कहा ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लो, मार्क कर लो कि यदि आपको किसी मॉड्यूल को यूज करना है अपने कोड में तो आपको यहाँ पे मॉड्यूल को इंपोर्ट करने की जरूरत होगी।
एक बार यदि आपने मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लिया देन वी कैन डायरेक्टली यूज ऑल द फंक्शंस ऑफ दैट मॉड्यूल। फिर आप डायरेक्टली उस मॉड्यूल में जितने फंक्शंस डिफाइन होंगे उनको आप यूज कर सकते हो, ठीक है, किसी भी प्रोग्राम में, किसी भी फाइल में उस मॉड्यूल को इंपोर्ट करके उसको यूज कर सकते हो। तो वी नीड टू फर्स्ट इंपोर्ट द मॉड्यूल एंड देन वी यूज द फंक्शंस ऑफ दिस मॉड्यूल। ओके, तो मॉड्यूल को इंपोर्ट कैसे करना है, इंपोर्ट मॉड्यूल नेम, और यदि एक से ज्यादा मॉड्यूल है तो कॉमा लगा के आप डिफरेंट मॉड्यूल्स को लिख सकते हो। तो इंपोर्ट कीवर्ड के साथ में आप मॉड्यूल का नाम लिख देते हैं जिससे मॉड्यूल इंपोर्ट हो जाता है। दिस गिव्स अस एक्सेस टू ऑल द फंक्शंस इन द मॉड्यूल। टू कॉल अ फंक्शन ऑफ अ मॉड्यूल द फंक्शन नेम शुड बी प्रीसीडेड विद द नेम ऑफ द मॉड्यूल विद द डॉट एज सेपरेटर। ध्यान रखना, फाइल को आपको सेव करना होगा मॉड्यूल वाली फाइल को .py से, और जब आप मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हो और उस मॉड्यूल के किसी फंक्शन को यूज करते हो तो उसको डॉट लगा के एक्सेस करना है। कैसे, जस्ट लाइक दिस, मॉड्यूल का नाम लिखना है, डॉट उसके फंक्शन का नाम लिख देना है, ठीक है। तो ये दो चीज आपको बहुत ध्यान रखनी है, इस पे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस बन जाते हैं कि मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है तो इंपोर्ट कीवर्ड का यूज करना है, और उसके फंक्शन को यूज करना है तो मॉड्यूल का नाम लिखना है, डॉट लगा के फंक्शन का नाम लिखना है। ओके, अब कुछ बिल्ट इन मॉड्यूल्स होते हैं, जैसे कि बिल्ट इन मॉड्यूल्स की बात करूं तो जो पहले से बने बनाए मॉड्यूल्स यहाँ पर दिए हुए हैं पाइथन लाइब्रेरी में। सो पाइथन लाइब्रेरी हैज मेनी बिल्ट इन मॉड्यूल्स दैट आर रियली हैंडी टू प्रोग्रामर्स, जो कि प्रोग्रामर्स को बहुत काम आते हैं, ठीक है। लेट अस एक्सप्लोर सम कॉमनली यूज्ड मॉड्यूल्स एंड फ्रीक्वेंटली यूज्ड फंक्शंस आर फाउंड इन दिस मॉड्यूल। वन इज मैथ, सेकंड इज रैंडम एंड थर्ड इज स्टैटिस्टिक्स। तो ध्यान रखना, रैंडम, मैथ, स्टैटिस्टिक्स, ये तीन पाइथन लाइब्रेरी में बिल्ट इन मॉड्यूल्स है। जैसे बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं वैसे बिल्ट इन मॉड्यूल्स है, और इन मॉड्यूल्स में अपने कुछ बिल्ट इन फंक्शंस स्टोर है, ठीक है। जैसे यदि मैं बात करूं किसकी, जैसे यदि मैं बात करूं मैथ मॉड्यूल की, तो मैथ मॉड्यूल में मैथमेटिक्स, नंबर से रिलेटेड कुछ फंक्शंस है। रैंडम की बात करूं तो जो रैंडम नंबर जनरेशन से रिलेटेड फंक्शंस है वो रैंडम में है। स्टैटिस्टिक्स की बात करूं तो स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड, मीन, मॉड, मीडियन से रिलेटेड जो फंक्शंस है वो स्टैटिस्टिक्स में है। आई बात समझ में? तो अब इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ये याद रखना कि तीन मॉड्यूल्स की बात हम यहाँ कर रहे हैं, मैथ, रैंडम, स्टैटिस्टिक्स। अब बस ये तीन ही नहीं होते, और भी मॉड्यूल्स होते हैं ना, तो ये भी चीज आपको ध्यान रखनी, बट ये पॉपुलरली यूज किए जाते हैं। हैंडी है प्रोग्रामर्स के लिए, मतलब प्रोग्रामर्स इसको जनरली यूज करते हैं अपने प्रोग्राम्स में, ओके, इजी करने के लिए। अब मॉड्यूल नेम मैथ, मैथ मॉड्यूल के साथ में कंटिन्यू करते हैं। इट कंटेन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैथमेटिकल फंक्शंस, यहाँ पे सारे मैथमेटिकल फंक्शंस को यूज किया जाता है। मोस्ट फंक्शंस इन दिस मॉड्यूल रिटर्न अ फ्लोट वैल्यू। इसमें जितने भी अधिकतर मॉड्यूल्स में जो फंक्शंस होंगे जो मैथमेटिकल फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं वो फ्लोट वैल्यू ही रिटर्न करते हैं, क्योंकि मैथमेटिकल वैल्यू फ्लोट में ज़्यादा एक्यूरेट आती है ना, तो फ्लोट में ही जो मॉड्यूल है उसके जो फंक्शंस है वो वैल्यूज रिटर्न करते हैं, ठीक है। अब कौन कौन से फंक्शन है देखो, तो पहले फंक्शन को देखने के पहले आपको इस मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होगा, तो इंपोर्ट मॉड्यूल का नाम लिखना है। तो इंपोर्ट मैथ हमने लिख लिया। अब प्रोग्राम में सबसे पहले आपको ये लिखना होगा इंपोर्ट मैथ, तभी इसके फंक्शंस को यूज कर पाओगे, अदरवाइज इसके फंक्शन को यूज नहीं कर पाओगे। तो अब इसके फंक्शंस की यदि बात करूं तो यहाँ आपको देखने को मिल रहा होगा कॉमनली यूज्ड मैथ मॉड्यूल फंक्शंस में सबसे पहले है मैथ डॉट सील फंक्शन, ठीक है। मैथ मतलब मैथ मॉड्यूल, डॉट लगा के आपको फंक्शन को एक्सेस करना है। सील फंक्शन क्या करता है, यहाँ पे जो आपने एक्स वेरिएबल पास किया है ना, इस सील फंक्शन में जो आपने ये एक्स वेरिएबल पास किया है, इट में बी एन इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, सीलिंग वैल्यू एक्स की रिटर्न करेगा। सीलिंग वैल्यू रिटर्न करेगा मतलब डेसिमल के पहले जो इंटीजर पार्ट होता है सिर्फ ये आपको इंटीजर पार्ट रिटर्न करेगा डेसिमल में से। जैसे यहाँ देखो मैथ डॉट सील फंक्शन -9.7, तो यहाँ पे ये आपको सिर्फ और सिर्फ इंटीजर पार्ट रिटर्न कर रहा है। सी मैथ डॉट सील फंक्शन 9.7, तो 9.7 को राउंड ऑफ करके आपको 10 रिटर्न कर रहा है, ठीक है। मैथ डॉट सील फंक्शन 9, तो ओनली 9 रिटर्न कर रहा है। तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया कि सील फंक्शन कैसे काम कर रहा है, राउंड ऑफ करके नंबर रिटर्न करता है और सिर्फ इंटीजर पार्ट रिटर्न करता है। वहीं बात करें मैथ डॉट फ्लोर फंक्शन की, तो फ्लोर फंक्शन आपको फ्लोर वैल्यू रिटर्न करेगा इस एक्स की, ठीक है। सारे फंक्शन मैथ के हैं, सील फंक्शन, फ्लोर फंक्शन दोनों मैथ के हैं, तो मैथ डॉट मॉड्यूल के साथ में यूज कर रहे हैं। अब यहाँ देखो क्या लिखा है, मैथ डॉट फ्लोर फंक्शन -4.5, तो ये आपको क्या रिटर्न कर रहा है, ये आपको रिटर्न कर रहा है -5। वहीं देखो मैथ डॉट फ्लोर फंक्शन 4.5, तो ये आपको 4 रिटर्न कर रहा है। मैथ डॉट फ्लोर फंक्शन 4, तो ये ओनली आपको 4 रिटर्न कर रहा है। तो ये फ्लोर वैल्यू आपको रिटर्न करता है। अगेन आई एम टेलिंग कि यहाँ पर ये वैल्यू बिना राउंड ऑफ किए रिटर्न करता है। सील आपको वैल्यू राउंड ऑफ करके रिटर्न करता है, मतलब राउंड ऑफ हो जाएगी वैल्यू, जैसे 9.7 का 10 हो गया। ये विदाउट राउंड ऑफ आपको रिटर्न करेगा, विदाउट राउंड ऑफ वैल्यूज रिटर्न करेगा। मतलब आप ये सोच सकते हो कि ये इसका ऑपोजिट है। क्या है, ये इसका ऑपोजिट फंक्शन है, ओके। मतलब यदि ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है तो निगेटिव वैल्यू देगा, ये निगेटिव दे रहा है तो वो पॉजिटिव देगा। फॉर एग्जाम्पल जस्ट आप ऐसे सोच सकते हो, बाकी इसके प्रैक्टिकल्स हम देखेंगे अभी। नेक्स्ट है मैथ डॉट फेब्स फंक्शन। अब ये फेब्स फंक्शन का क्या काम होता है, फेब्स फंक्शन बेसिकली आपको रिटर्न करता है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ एक्स में जो भी वैल्यू पास करोगे उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करेगा। तो एब्सोल्यूट वैल्यू यदि आपको चाहिए तो मैथ डॉट फेब्स फंक्शन लेना, 6.7 का 6.7 ही आंसर आएगा।
-6.7 लिखोगे तो भी आपको पॉजिटिव वैल्यू ही रिटर्न करेगा, ठीक है। -4 लिखा है तो आपको फ्लोट में, जैसे मैंने बताया कि मैथ मॉड्यूल में जितने भी फंक्शन सब फ्लोटिंग वैल्यू रिटर्न करते हैं, तो इसने आपको रिटर्न किया है 4.0। क्लियर। नेक्स्ट है मैथ डॉट फैक्टोरियल। फैक्टोरियल फंक्शन क्या करता है, नंबर का फैक्टोरियल रिटर्न करता है। फैक्टोरियल पता ही है आपको, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 5 फैक्टोरियल, तो नंबर का मल्टीप्लीकेशन होगा कब तक, जब तक कि 1 नहीं आता है, तो लोएस्ट टर्म तक। तो अब यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई होने के बाद 120, तो ये इसका फैक्टोरियल हो गया। तो यहाँ पर फैक्टोरियल फंक्शन में इतना पूरा कोड लिखने की जरूरत नहीं होगी, आप डायरेक्टली फैक्टोरियल फंक्शन को कॉल करो, है ना। तो जो भी नंबर आपने यहाँ एक्स में पास किया होगा उसका फैक्टोरियल जनरेट हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ लिखा मैथ डॉट फैक्टोरियल और 5 पास कर दिया, तो 5 का फैक्टोरियल जैसे मैंने बताया 120, तो देखो 120 रिटर्न हुआ। वहीं एक और होता है एफ डॉट मैथ डॉट एफ मोड एक्स कॉमा वाई। एफ मोड का क्या काम होता है, आपको क्या रिटर्न करेगा, ये मॉड्यूलस रिटर्न करेगा, मतलब कि आपको ये रिमाइंडर रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा, रिमाइंडर। मॉड्यूलस मतलब रिमाइंडर होता है। तो यहाँ पे आपको रिमाइंडर के लिए तो डिवीजन करवाना होगा, डिवीजन के लिए आपको 2 नंबर चाहिए होंगे। तो देखो यहाँ पर एक्स कॉमा वाई 2 नंबर आपको पास करने हैं एफ मॉड में, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या पास किया, 4,4.9। तो अब यहाँ पे 4,4.9 से डिवाइड होगा और जो भी आपको रिमाइंडर बचेगा वो रिटर्न हो रहा है। 4.9 से डिवाइड हो जाएगा, पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, तो रिमाइंडर बचेगा आपके पास 0। -4.9 को 2.5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर बचेगा यहाँ पे -2.4। तो इस तरीके से ना आपको ये रिमाइंडर रिटर्न करेगा एफ मॉड फंक्शन, वो भी फ्लोटिंग में, ठीक है। मैथ डॉट जीसीडी फंक्शन, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। जो भी 2 नंबर है उनमें से कौन सा है जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर होगा वो आपको वैल्यू रिटर्न करेगा यहाँ पे जीसीडी फंक्शन। जैसे आपने यहाँ पे लिखा 10,2, तो इसका जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर होगा वो क्या हो जाएगा, 2 से ही दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं, है ना। आई बात समझ में। नेक्स्ट डॉट पावर फंक्शन। पावर फंक्शन मतलब कि पावर कैलकुलेट करेगा। एक्स कॉमा वाई मतलब एक्स की पावर वाई। यदि मैंने यहाँ पे 2,3 दिया हुआ है तो 2 की पावर 3 कैलकुलेट हो जाएगी, मतलब 8 कैलकुलेट हो जाएगा। अंडरस्टैंड, मतलब 2 का मल्टीप्लाई बेसिकली यहाँ 3 बार होगा। तो पावर फंक्शन क्या करता है, पावर कैलकुलेट करता है। ओके, तो 9.0 कैलकुलेट करके दिया। 4,2.5, तो 4 की पावर 2.5 कैलकुलेट होगी तो 32 आंसर आएगा। 6.5 की पावर 2 कैलकुलेट होगी तो ये आंसर आएगा। 5.5 की पावर 3.2 बार कैलकुलेट होगी तो आंसर आपका ये जनरेट होगा। ओके, इसी के बाद आते हैं मैथ डॉट एसक्यूआरटी फंक्शन पर। एसक्यूआरटी फंक्शन स्क्वायर रूट निकाल के देता है, तो जो भी नंबर एक्स में यहाँ पर होगा उसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करके दे देगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो यहाँ पे लिखा आपने मैथ डॉट एसक्यूआरटी 144। अब आपको अच्छे से पता है कि 144 किसका स्क्वायर रूट होता है, 12 का होता है, तो यहाँ देखो 12 रिटर्न किया, है ना। 0.64 किसका होगा, 0.08 का। क्लियर। एक होता है यहाँ पे साइन एक्स फंक्शन। साइन फंक्शन क्या करता है, साइन वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है, रेडियंस में। तो एक्स की वैल्यू जो भी आप दोगे उसके अकॉर्डिंग जो इसकी साइन वैल्यू होगी वो आपको मिलेगी। तो मैथ डॉट साइन ऑफ 0, तो 0 रिटर्न हुआ, है ना। साइन 0 पे 0 वैल्यू आती है। साइन ऑफ 6 पे वैल्यू 0.1279 आ रही है। तो इस तरीके से आप इन फंक्शंस को यूज कर सकते हो। चलो अब जरा इनको हम देख लेते हैं प्रैक्टिकली 1 बाय 1। स्टार्ट कर लेते हैं कहाँ से, मैथ डॉट सील फंक्शन से, फिर फ्लोर देखेंगे, फिर उसके बाद आगे के सारे फंक्शंस को यहाँ रन करेंगे। सो यहाँ पे हम आ चुके हैं पाइथन आईडीएल पर, और अब यहाँ पे मैं सपोज इंपोर्ट करती हूँ सबसे पहले मैथ मॉड्यूल को। ओके, आप इसको फाइल में भी कर सकते हो क्योंकि हम सिंगल लाइन ऑफ कोड लिख रहे हैं, तो हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं। अब सपोज मैंने सबसे पहले यूज कर लिया किसको, सबसे पहले मैं यूज कर लेती हूँ मैथ डॉट सील फंक्शन को, ठीक है। सील फंक्शन क्या करता है, आपको राउंड ऑफ करके नंबर रिटर्न करता है। सपोज आई राइट 9.7 और ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर प्रेस करती हूँ तो देखो आपको 10 रिटर्न कर रहा है, ठीक है। मतलब ये आपको राउंड ऑफ करके सिर्फ इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है। वही यदि मैं लिखती हूँ सपोज प्रिंट मैथ डॉट सील फंक्शन, और इसमें मैंने लिखा सपोज 4.3। ओके, सो आप यहाँ देखोगे कि यहाँ पे आपको रिटर्न कर रहा है 5 वैल्यू, मतलब राउंड ऑफ भी कर रहा है और उसी के साथ में वैल्यूज भी रिटर्न कर रहा है। क्लियर। नाउ अब हम यूज कर लेते हैं सपोज इसका फ्लोर फंक्शन, ठीक है। प्रिंट में हम लिखते हैं मैथ डॉट फ्लोर, और फ्लोर फंक्शन में हम लिखते हैं सपोज अगेन 9.7, सेम वैल्यूज मैं यहाँ पे पास कर रही हूँ, ठीक है। 9.7 एंटर प्रेस किया तो देखो इसने 9 रिटर्न किया। तो अब आपको ये चीज़ समझ में आ रही है कि ये राउंड ऑफ कर रहा है और ये विदाउट राउंड ऑफ किए हुए वैल्यू आपको दे रहा है। सेम यदि मैं यहाँ पर ये फ्लोर के लिए रन करती हूँ, सपोज मैंने यहाँ पे ये लिखा कोड और यहाँ पे मैंने इस फंक्शन का नाम चेंज कर दिया, ओके, फ्लोर फंक्शन कर दिया, और अब इसको मैं रन करती हूँ तो आप देखो आपको यहाँ पे आउटपुट मिलेगा दैट इज 4। तो दोनों चीज़ आपको समझ में आ रही है, ये राउंड ऑफ कर रहा है और ये विदाउट राउंड ऑफ आपको रिटर्न कर रहा है वैल्यूज। तो सील और फ्लोर फंक्शन का मतलब समझ में आ गया, दोनों इंटीजर वैल्यू रिटर्न करते हैं। सील फंक्शन वैल्यू राउंड ऑफ करके रिटर्न करेगा, फ्लोर फंक्शन विदाउट राउंड ऑफ किए आपको वैल्यू रिटर्न कर देगा, ठीक है। अब देखते हैं हम कौन सा फंक्शन, अब देखते हैं हम यहाँ पर SQRT फंक्शन, ठीक है। तो यदि मैं SQRT फंक्शन का यूज करती हूँ तो ये स्क्वायर रूट कैलकुलेट करके देता है जैसे मैंने बताया। तो सपोज मैंने यहाँ पे 4 पास किया, सो 4 किसका स्क्वायर रूट होता है, 2 का। तो देखो यहाँ पे 2 आ चुका है,
ओके तो होपफुली आपको ये भी क्लियर हुआ ना। ऑपरेंट फंक्शन में अब हम यूज कर लेते हैं पावर फंक्शन, ठीक है। तो POW से आप पावर फंक्शन को यूज करोगे और पावर आपको कैलकुलेट करवानी है सपोज 4,3 की, मतलब 4 पे 3 टाइम्स आपको पावर कैलकुलेट करवानी है, 4⁻3। नाउ आई प्रेस एंटर, तो देखो कितना आ गया आंसर 64, 4 4 जा 16 एंड 16 4 जा 64, डन। इसी तरीके से आप मॉड फंक्शन यूज कर सकते हो। तो यदि मैंने यहाँ पर लिखा है क्या, यदि मैंने यहाँ पर लिखा है एफ मॉड फंक्शन, है ना, एफ मॉड भी देखा जो कि आपको मॉड्यूलस रिटर्न करेगा। तो मैंने 4 को यदि 3 से डिवाइड करवाया तो आपको मॉड्यूलस मिलेगा 1। यस, तो आंसर इज इन डेसिमल फॉर्मेट एंड 1 इट रिटर्न्स। तो इस तरीके से आप मैथ के सारे फंक्शंस को रन कर सकते हो। ओके नाउ अब यहाँ पे हम देख लेते हैं फैक्टोरियल वाले फंक्शन को भी। फैक्टोरियल, ठीक है, फैक्टोरियल किसका करवाना है, सपोज 5 का फैक्टोरियल करवाना है, ठीक है। नाउ आई प्रेस एंटर, सो सी द आंसर इज 120। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहे हैं सारे फंक्शंस। ओके यहाँ पे आप GCD फंक्शन को भी यूज कर सकते हो। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे लिखा GCD, और GCD फंक्शन आपको क्या रिटर्न करेगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर ना। सो आई जस्ट राइट हियर 10,2, तो आप देखोगे कि यहाँ पर इसने ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर 2 भी रिटर्न कर दिया, ठीक है। बाकी जो फंक्शन बचे वो सब आप रन कर सकते हो। ये सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस है जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको अच्छे से समझ लेना। आउटपुट के साथ में मैंने आपको प्रैक्टिकली समझा दिए। आगे बढ़ते हैं अब अगले मॉड्यूल की तरफ। सो नेक्स्ट मॉड्यूल यहाँ दिया हुआ रैंडम मॉड्यूल। रैंडम मॉड्यूल का क्या काम होता है, जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है कि ये आपको ना रैंडम वैल्यू रिटर्न करता है, रैंडम नंबर जनरेट करके देता है, ठीक है। सो दिस मॉड्यूल कंटेन्स फंक्शंस दैट आर यूज्ड फॉर जनरेटिंग रैंडम नंबर्स। सम ऑफ कॉमनली यूज्ड फंक्शंस इन रैंडम मॉड्यूल आर गिवन इन दिस टेबल, ठीक है। तो रैंडम नंबर को यदि आपको जनरेट करवाना है, इससे रिलेटेड सारे फंक्शंस को यूज करना है, तो आपको इंपोर्ट करना होगा कौन सा मॉड्यूल, रैंडम मॉड्यूल। अब इसके कुछ कॉमन फंक्शंस है। तो रैंडम मॉड्यूल में देखो रैंडम नाम का ही एक फंक्शन होता है जो कोई भी वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करता है। मतलब जैसे अभी आपने मैथ मॉड्यूल में देखा x x y वैल्यू आपने पास किया था, यहाँ आप कोई भी वैल्यू पास नहीं करोगे तो ये आपको नॉर्मल से जो रियल रैंडम नंबर से वो जनरेट करके दे देगा, ठीक है। देखो यहाँ पे ये सारे रियल मतलब डेसिमल में ही रैंडम नंबर जनरेट हो रहे हैं जो 0.0 से 1.0 के बीच की रेंज के होंगे। आगे बढ़ते हैं। रैंडम फंक्शन के अंदर एक रैंड इंट करके फंक्शन होता है जिसका काम होता है रैंडम इंटीजर x, y के बीच में देना। मतलब कि यहाँ पे जब आपने वैल्यू पास नहीं की रैंडम के बीच में, तो बेसिकली यहाँ आप 0 से 1 के बीच का एक रैंडम नंबर यहाँ पे मिला है। लेकिन क्या आप चाहते हो किसी 2 नंबर के बीच का रैंडम नंबर जनरेट करना, तो इट इज ऑल्सो पॉसिबल। तो आप यहाँ पे 2 वेरिएबल भी पास कर सकते हो और इसके लिए जो फंक्शन है वो है रैंड इंट फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने रैंडम डॉट रैंड इंट फंक्शन का यूज किया जिसमें लिखा 3,7। तो 3,7 के बीच का एक रैंडम नंबर जनरेट हो गया, है ना। वहीं यहाँ पे देखो -3,5, तो -3,5 का रैंडम नंबर 1 जनरेट हो रहा है। ओके एक और यहाँ पे फंक्शन होता है रैंडम मॉड्यूल के अंदर रैंड रेंज फंक्शन। ये क्या करता है, रैंडम इंटीजर बिटवीन 0 एंड y, मतलब 0 और जो भी आप y की वैल्यू दोगे उसके बीच की रैंडम वैल्यू जनरेट करके देगा। तो सपोज कि मैंने यहाँ पे रैंड रेंज फंक्शन में लिखा 5, तो 0 और 5 के बीच का कोई भी रैंडम नंबर वो यहाँ पे जनरेट होकर आ चुका है। सिमिलरली यदि आपने रैंड रेंज x, y लिखा हुआ है तो ये x, y के बीच का कोई भी रैंडम इंटीजर जनरेट करके देगा, ठीक है। तो रैंडम फंक्शन ही डिफॉल्ट यूज किया जाता है। अदरवाइज आप यहाँ पे रैंड इंट, रैंड रेंज और रैंड रेंज फंक्शन को यूज कर सकते हो, ठीक है, अलग अलग पैरामीटर्स के साथ। चलो तो जरा रैंडम मॉड्यूल को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, अब इंपोर्ट करना होगा रैंडम मॉड्यूल को। ओके हमने इंपोर्ट कर लिया है। नाउ प्रिंट कर लेते हैं हम यहाँ पर रैंडम मॉड्यूल के रैंडम फंक्शन को। तो रैंडम डॉट रैंडम फंक्शन विदाउट पैरामीटर आई यूज्ड हियर। ओके नाउ आई प्रेस एंटर। तो देखो रैंडम नंबर कुछ भी आएगा, ये रैंडम नंबर 0 से 1 के बीच में आएगा डेसिमल में, तो 0.095 करके उसने दे दिया। क्लियर हुआ, रैंडम नंबर तो कोई भी जनरेट हो सकता है 0 से 1 के बीच में, 0.1, 2, 3, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, अंडरस्टैंड। अब हम प्रिंट करते हैं क्या, अब हम प्रिंट करते हैं रैंडम मॉड्यूल के दूसरे फंक्शन को और यहाँ पे अब हम x, y वैल्यू देते हैं। तो सपोज x, y में मैंने दे दिया 5, 9। 5 और 9 के बीच की मुझे रैंडम नंबर चाहिए। तो देखो यहाँ पे इसने एरर जनरेट किया क्या कि रैंडम डॉट रैंडम टेक्स्ट नो आर्ग्यूमेंट, कि यहाँ पे ये आर्ग्यूमेंट नहीं लेता है ना, रैंडम फंक्शन नहीं लेता है, रैंड इंट फंक्शन लेता है। आई बात समझ में। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यूज करते हैं रैंड इंट फंक्शन। क्लियर, Ctrl+V से आ गए यहाँ पर, ये गलती आप भी मत करना। ओके रैंड इंट फंक्शन याद रखना क्योंकि रैंडम फंक्शन कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं लेता है, रैंड रेंज और रैंड इंट फंक्शन आर्ग्यूमेंट लेते हैं। नाउ आई प्रेस एंटर, सो सी हियर द आउटपुट इज 9। ओके इसी के साथ अब हम यहाँ पर रैंड रेंज फंक्शन का यूज कर लेते हैं। तो रेंज फंक्शन बेसिकली एक वेरिएबल आप दोगे तो 0 से लेकर 9 के बीच में कोई सा भी रैंडम वैल्यू दे देगा। देखो यहाँ पर 5 दे दिया, ठीक है। अब यदि यहाँ पर आप रैंड रेंज में 2 वैल्यूज दोगे तो वो इनके बीच की कोई वैल्यूज दे देगा,
ठीक है। यहाँ सपोज मैंने एंटर प्रेस किया तो 5,9 के बीच का कोई भी रैंडम इंटीजर 8 दे दिया। ओके, तो इतना क्लियर हो रहा है, कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो याद रखना कि रैंडम मॉड्यूल में रैंडम नाम का एक फंक्शन होता है जो 0 से 1 के बीच की वैल्यू देता है। बाकी इसके अलावा रैंडम में आप कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं कर सकते हो। यदि आपको आर्गुमेंट देना है तो आप रैंड इंट फंक्शन का यूज करते हो, रैंड रेंज फंक्शन का यूज करते हो। एक आर्गुमेंट या एक से ज्यादा आर्गुमेंट्स को आप यहाँ पे पास कर सकते हो। इतना अच्छे से समझ में आ गया है, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक। चलो, अगला जो मॉड्यूल यहाँ दिया हुआ है वो है कौन सा? स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल। जैसे मैंने बताया कि स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल आपने क्लास 10th में स्टैटिस्टिक्स पढ़ा होगा, मीन मॉड मीडियन के बारे में भी डिस्कस किया होगा, है ना। तो जो किसी स्टैटिस्टिक्स पे कोई फंक्शंस जो आप अप्लाई करते हो ना, उसके लिए बेसिकली इसको यूज किया जाता है। सो दिस मॉड्यूल प्रोवाइड्स फंक्शन फॉर कैलकुलेटिंग स्टैटिस्टिक्स और न्यूमेरिक डेटा वैल्यूज। मतलब कि यहाँ पर आपको मीन मॉड मीडियन कैलकुलेट करवाने की जरूरत नहीं है। पाइथन आपको ये फैसिलिटी भी दे रहा है कि भाई बस फंक्शन का नाम लिखो और ऑटोमेटिकली सब काम हो जाएगा विदाउट डूइंग ओनली मैनुअल कैलकुलेशन। Okay, so some of the commonly used functions in statistic module. तो first we import the statistic module. क्या करना है हमको? सबसे पहले तो statistic module को import करना है। अब जो इसके कुछ मेजर फंक्शंस है वो कौन कौन से, ध्यान से समझो। स्टैटिस्टिक्स डॉट मीन फंक्शन, जिससे मीन कैलकुलेट होगा। यहाँ पे एक्स में जो वैल्यू रहेगी उसका मीन आ जाएगा। यहाँ पे यदि आप लिस्ट दोगे तो लिस्ट के सारे वैल्यूज को ऐड करके टोटल काउंट ऑफ नंबर से डिवाइड करेंगे, जिससे कि मीन कैलकुलेट होगा। जैसे कि मीन का मतलब होता है अरिथमेटिक मीन। आपको पता ही है कि आपके 5 सब्जेक्ट के मार्क्स से 5 का टोटल कर लिया, 5 से डिवाइड कर लिया तो मीन निकल आया, एवरेज जिसको कहते हैं। तो यहाँ पे हमने मीन फंक्शन यूज किया और एक्स की जगह पर हमने एक लिस्ट को पास कर दिया। देखो ये स्क्वायर ब्रैकेट में लिस्ट पास की है। यहाँ पर 11, 24, 32, 45, 51 5 नंबर है। 5 नंबर को ऐड करके 5 से डिवाइड कर दोगे तो 32.6 इज द एवरेज, जिसको मीन कहते हैं। मीडियन का मतलब होता है कि मीडियन वैल्यू निकालना। तो अगेन यहाँ पे आपने एक लिस्ट में, सेम लिस्ट में मीडियन वैल्यू कैलकुलेट कर ली, विच इज 32। मीडियन फंक्शन है। तो ये मीडियन फंक्शन जो है बेसिक काम कर रहा है आपका, ठीक है। वही मॉड फंक्शन होता है जो कि फ्रीक्वेंसी को काउंट कर देता है कि कोई सा भी नंबर कितनी बार रिपीट हुआ है। जो ज्यादा बार रिपीट होता है वही मॉड कहलाता है। तो यहाँ देखो 11, 24, 11, 45, 11। भाई 11 है जो कि मॉड होगा क्योंकि 3 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। वही यहाँ मैंने लिखा है रेड, ब्लू, रेड। तो रेड है जो 2 बार रिपीट हो रहा है, तो रेड इज द मॉड। तो मीन, मीडियन, मॉड ये 3 फंक्शंस होते हैं स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल के। इनको रन करके देखते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हम सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं क्या? सबसे पहले हम इंपोर्ट करते हैं स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल को। डन। ध्यान रखना, अब प्रिंट फंक्शन में मैं क्या करती हूँ? फंक्शंस को यूज करूंगी। तो स्टैटिस्टिक्स, ओके, स्टैटिस्टिक्स डॉट यूज कर लेते हैं मीन का, ठीक है। अब मीन में आपको यहाँ क्या पास करना है? एक लिस्ट पास करनी है जिसमें बेसिकली आपके एलिमेंट्स होंगे जो ऐड होंगे। सपोज मैंने 12 पास किया, 56 पास किया, 78 पास किया, 98 पास किया, 45 पास किया। मैंने 5 सब्जेक्ट के मार्क्स यहाँ पे यूजर के एंटर कर दिए। ओके, एक ब्रैकेट और यहाँ क्लोज कर लो। नाउ आई प्रेस एंटर। तो देखो आपको आंसर मिल गया 57.8। कोई डाउट नहीं है यहाँ तक, क्लियर। तो प्रिंट स्टैटिस्टिक्स डॉट मीन फंक्शन, मीन फंक्शन में आपने जो वैल्यूज दी हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मीन कैलकुलेट हो कराया। अब मैं इसको कर लेती हूँ यहाँ से कॉपी और यहाँ आती हूँ पेस्ट कर देती हूँ। आप देखो अब मीन की जगह हम लिख देते हैं मीडियन। मीडियन क्या करेगा? यहाँ से मीडियन वैल्यू जनरेट करके दे देगा, मतलब मिड वैल्यू। एंटर प्रेस किया तो मिड वैल्यू क्या निकल रही है? 56। तो यहाँ पे इन नंबर्स के बीच की जो मीडियन वैल्यू रहेगी वो 56 होगी। तो यहाँ पहले नंबर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होते हैं, फिर मीडियन निकलता है ना। एक फॉर्मूला होता है मीडियन कैलकुलेट करने का। कंट्रोल V किया और यहाँ पे अब हम कैलकुलेट करते हैं मॉड फंक्शन से मॉड वैल्यू को, ठीक है। तो मॉड वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए पहले कुछ नंबर्स को हम यहाँ पे रिपीट करवा लेते हैं। सपोज मैंने यहाँ 98 एक बार और लिख दिया और यहाँ पे मैंने सपोज लिख दिया अगेन 98, ठीक है। तो अब आप देख रहे हो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो 98 की एक से ज़्यादा बार रिपीट हो रही है। सबसे ज़्यादा बार यही नंबर रिपीट हो रहा है। नाउ आई प्रेस एंटर। तो देखो मॉड क्या निकल के आ गया? 98। तो मीन, मॉड, मीडियन किस तरीके से कैलकुलेट हो रहे हैं ये समझ में आ गए अच्छे से। यही स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल का काम होता है, जिसमें मीन, मॉड, मीडियन 3 जो बेसिक फंक्शन है जो अधिकतर यूज होते हैं उसको आप इस तरीके से यूज कर सकते हो, क्लियर। तो ये तो हमारे खत्म हुए यहाँ पर जो कि बिल्ट इन फंक्शंस है मैथ, रैंडम और स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल के, ठीक है, जो कि मॉड्यूल में पाइथन लाइब्रेरी में डिफाइन किए गए हैं। अब कुछ नोट है जो आपको ध्यान रखना है। वो नोट क्या दिया हुआ है यहाँ पर? इंपोर्ट स्टेटमेंट कैन बी रिटर्न एनीवेयर इन द प्रोग्राम। प्रोग्राम में कहीं भी आप इस इंपोर्ट स्टेटमेंट को यूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मॉड्यूल को यूज करने के पहले ही आपको इंपोर्ट करना होगा, मॉड्यूल को यूज करने के बाद नहीं। ओके, ये भी ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि मैथ डॉट सील फंक्शन यूज कर लिया और नीचे जाके आप कहीं भी इंपोर्ट को यूज कर रहे हो। फर्स्ट यू नीड टू इंपोर्ट मॉड्यूल एंड देन यू यूज द
functions inside the module. यही एक सीक्वेंस होता है जो आपको ध्यान रखना है. यदि in order to get a list of modules available in Python, आप ये चाहते हो कि आपको Python में जितने भी मॉड्यूल्स हैं उनकी लिस्ट मिल जाए, जैसे अभी हमने तो 3 ही मॉड्यूल देखे हैं, तो आप ये कमांड रन कर सकते हो. हेल्प में आके मॉड्यूल लिखोगे तो आपके सामने पूरी मॉड्यूल की लिस्ट आ जाने वाली है. यदि आप मैथ के और सारे फंक्शंस को देखना चाहते हो तो हेल्प में आके, तो सपोज हम यहाँ पे यदि लिखते हैं हेल्प और मैंने सपोज मैथ मॉड्यूल के सारे फंक्शंस देखने हैं, तो मैथ लिखना है, ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर प्रेस कर देना है. तो ये बता रहा है कि स्क्वीज डिटेक्ट 330 लाइंस, मतलब 330 लाइंस में मैथ मॉड्यूल के फंक्शंस आपको दिखना है. डबल क्लिक टू एक्सपांड एंड राइट क्लिक फॉर मोर ऑप्शंस. तो सपोज हमने यहाँ डबल क्लिक किया तो आप देखो, आप यहाँ पे मॉड्यूल का नाम मैथ है. दिस मॉड्यूल प्रोवाइड्स एक्सेस टू मैथमेटिकल फंक्शंस डिफाइंड बाय सी स्टैंडर्ड. ठीक है, तो अब यहाँ पे ये सारे फंक्शंस आपको दिखेंगे. ए कॉस, ए कॉशेस, असाइन, असाइन, ए टैन, CBRT, कॉम फंक्शन, कॉपी साइन फंक्शन, कॉस, डिग्रीज, डिस्ट, है ना, ये सब फैक्टोरियल, फैब्स, ये फैब्स एब्सोल्यूट वैल्यू, फैक्टोरियल, फ्लोर, एफ मॉड, ये तो हमने सब रन किए ना अभी, है ना. एफ सम फंक्शन, FRX फंक्शन, गामा, GCD फंक्शन. तो ऐसे 330 यहाँ पर लाइन्स हैं जिसमें बहुत सारे मैथ मॉड्यूल के फंक्शंस हैं. और जो फंक्शंस हमने अभी देखे ना वो सब इंपॉर्टेंट है, जो जनरली यूज किए जाते हैं, जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं. बस ऐसे ही आपको क्या करना है, सारे मॉड्यूल्स के फंक्शंस आप देख सकते हो कि हर एक मॉड्यूल में कितने फंक्शंस डिफाइन है. ओके, तो बेसिकली इतना भी अच्छे से समझ में आ गया कि आपको हेल्प फंक्शन यहाँ पे यूज करना होगा. हेल्प फंक्शन में मॉड्यूल का नाम लिखोगे तो उस मॉड्यूल में जितने भी फंक्शंस होंगे वो आपको मिल जाएंगे कुछ इस तरीके से, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ बताया. लास्ट, द मॉड्यूल इन द स्टैंडर्ड लाइब्रेरी कैन बी फाउंड इन द लिब फोल्डर ऑफ पाइथन. और ये जो मॉड्यूल्स है ये किस जगह पर आपको मिलते हैं, कौन से फोल्डर में? लिब नाम का एक फोल्डर होता है जहां पे ये सारे मॉड्यूल्स स्टोर होते हैं. क्लियर? तो होपफुली आपको सारे फंक्शंस और मॉड्यूल्स अच्छे से समझ में आ चुके हैं. प्रैक्टिकली मैंने आपको यहाँ पे सारी चीज़ अच्छे से समझाई है. अब आपको कोई भी डाउट नहीं होगा. यदि कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो. मिलेंगे अगले सेशन में इस चैप्टर के NCERT सॉल्यूशंस के साथ में, क्योंकि यहाँ पे ये चैप्टर खत्म हो रहा है. अब NCERT सॉल्यूशंस में हम इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन आंसर्स है उसको डिटेल में कवर करेंगे. सो यदि अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन व्हाट इज योर वेटिंग फॉर? गो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो हिट द लाइक बटन. सो मिलेंगे अगले सेशन में. टिल देन स्टे हैप्पी. थैंक यू सो मच.